नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जीके जीएस एक ऐसा टॉपिक बनता है जो लगभग हर एक एग्जाम में आता है, तो क्यों ना इस टॉपिक को सेम उसी पैटर्न में हम अध्ययन करें जैसा हमारे पेपर में पूछा जाता है। चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी का पेपर लगाओ, आपका एसएससी का पेपर लगाओ या आपका यूपी पुलिस का पेपर लगाओ, जीके के अंतर्गत हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, नेशनल मूवमेंट, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, साइंस हो गया, ये सारे सब्जेक्ट पूछे तो जाते हैं, पर इन सभी सब्जेक्ट के 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं और जीके टोटल बनता है 25 से 40 नंबर का। 25 से 40 नंबर्स लाना है तो ये मॉक टेस्ट सीरीज को आपको लगाना होगा। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन होंगे। 25 क्वेश्चन में से अगर आपके 22 प्लस क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये मान लीजिएगा आपकी तैयारी अच्छी है। अगर अच्छी तैयारी नहीं है तो उसके लिए भी स्टेप स्टेप वाइज चर्चा करते रहेंगे कि कैसे आप अपनी तैयारी अच्छी करें। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऐप को विजिट करिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको टेस्ट पेपर देना है हमारी इस क्लास से पहले देने की इच्छा है तो एप्लीकेशन पर एक क्विज मोड पड़ा हुआ है, वहाँ से आप इस पेपर को दे सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या है। अब क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको रूल्स बता देता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए रूल्स जानना। दो बेटा, आपको पेपर में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, इसके बाद आपको 5 से 10 सेकंड का समय होगा, कुछ पेपर सब्जेक्ट वाइज, कुछ टॉपिक वाइज। इसमें आपको सही जवाब देना है। सही जवाब आप मेरे एक आंसर से पहले देंगे। इसके साथ ही साथ पैरेलल में मैं इसका एक्सप्लेन वर्जन कराता रहूँगा, तो अगर आपकी इच्छा हो तो एक्सप्लेन पूरा समझिएगा। एक्सप्लेन से ये रहेगा कि आपका सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। तो बेटा यहाँ बात कर रहा है आर्यों के बारे में और उनके जीविकोपार्जन के बारे में। आर्यों से संबंधित एक क्वेश्चन है जो लगातार पूछा जाता है कि आर्यों का मूल निवास कहाँ पे था। देखो इतिहास को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा आर्यों के मूल निवास को लेके लगातार विद्वानों में मतभेद है, परंतु कुछ विद्वान हैं जैसे मैक्स मूलर हो गए, दयानंद जी हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, इनके बारे में क्वेश्चन पेपर में हमसे पूछ लिया गया। वैसे हैं तो बहुत जिन्होंने इसके बारे में बताया है, परंतु हमारे एग्जाम्स में ज़्यादातर मैक्स मूलर, बाल गंगाधर तिलक और स्वामी दयानंद सरस्वती जी को पूछा गया कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनुसार आर्यों का मूल निवास क्या था। बाल गंगाधर तिलक जी के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास क्या था। तो तीनों को याद रखिए। मैक्स मूलर मानते हैं मध्य एशिया, मिडेवल एशिया, आप पॉइंट्स याद रखिए। बाल गंगाधर तिलक मानते हैं उत्तरी ध्रुव के लिए कि उत्तरी ध्रुव में आर्यों का निवास था, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी मानते हैं तिब्बत। तो तीनों पॉइंट्स आपके कंफर्म हो गए। जब आर्य भारत में आए तो भारत में आते समय कहीं ना कहीं पे निवास करना पड़ेगा। तो अब देखो बेटा, ये उस समय की स्थिति को समझिएगा कि भारत में कोई उद्योग नहीं है, भारत कोई उद्योगों की नगरी नहीं है, परंतु भारत में एक सप्त सैंधव क्षेत्र पाया जा रहा है। सप्त सैंधव क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? 7 नदियों का क्षेत्र है। 7 नदियां मतलब जगह उपजाऊ हुई। जब उपजाऊ होगी तो क्या करेंगे? करेंगे कृषि, अर्थात इनका मुख्य जीवन क्या रहेगा? मुख्य जीवन इनका कृषि से संबंधित रहेगा। हाँ, यहाँ पे 2 तरह के लोग हो सकते थे, एक जो कृषि कर रहे हो, दूसरे जहाँ पे कृषि हो रही होगी वहाँ पे मानव के योग्य जिनका शिकार कर सके उनसे रिलेटेड लोग भी रहेंगे, अर्थात ये शिकार भी कर सकते, मतलब जानवर भी रहे होंगे, परंतु इन्होंने जानवरों का शिकार ना करके कृषि किया। साथ ही जानवरों में कुछ जानवरों को इंसान का सहयोगी बनाया, इंसान का साथ देने वाला बनाया। अब पॉइंट्स याद रखो, यहाँ केवल क्वेश्चन पूछ रहा है आर्यों का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। तो कृषि ऑप्शन क्या रहा? पहले का ए नंबर। आपने जवाब दे चुके होंगे, बिल्कुल सही जवाब दिया। और अब तो थोड़ी सी हमारी भी बात सुन लो। सेशन को कम से कम 10 दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसका पेपर एक बार देके देखना कैसा पेपर आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्लिक करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का समापन कराया। अच्छा, ये अश्वमेध यज्ञ किया कैसे जाता था उसको समझिए। देखो, अश्वमेध यज्ञ में 2 जानवरों का, कभी कभी बैल का प्रयोग किया जाता था, परंतु ज्यादातर जगहों में साक्ष्यों में हमें घोड़ों का देखने को मिलता है कि घोड़े का प्रयोग किया जाता था। इनके माथे पे एक, मस्तक पे एक पट्टिका लगा दी जाती थी जो इस बात का वर्णन करता था कि यह घोड़ा या बैल अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, तथा ये जिस भी क्षेत्र में भ्रमण करेगा वह क्षेत्र इस राजा का होगा जो राजा अश्वमेध यज्ञ करा रहा होता था।
अब ये ज़्यादातर शक्तिशाली शासकों द्वारा किया जाता था और इसका एक रूल्स होता था, ये जितना भी भ्रमण करेगा, जिन जिन क्षेत्रों में भ्रमण करेगा वो सभी क्षेत्र राजा द्वारा विजित माने जाएंगे। अगर आपको इस बात से विरोध है तो आप राजा से युद्ध लड़िए, युद्ध लड़ने के बाद कोई डिस्कशन होगा। अब एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार अश्वमेध यज्ञ करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। क्या समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, प्रवशयन प्रथम या पुष्यमित्र शुंग? अच्छा, पुष्यमित्र शुंग के बारे में चर्चा करेंगे तो आपको तुरंत याद आ गया होगा कि मौर्य साम्राज्य का सेनापति है, ब्रह्मदत्त का सेनापति है और ब्रह्मदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करेगा। अब प्रवेशयन प्रथम, समुद्रगुप्त व कुमारगुप्त, इन सभी ने अश्वमेध यज्ञ किया। ये पॉइंट्स याद रखो, अगर क्वेश्चन पूछ ले अश्वमेध यज्ञ किन्ने किन्ने किया, यहाँ पर प्रवेशयन प्रथम व समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त दोनों ने किया, परंतु 4 बार करने का दायित्व तो प्रवेशयन प्रथम को मिलता है। प्रवेशयन प्रथम 3वीं से 5वीं शताब्दी के मध्य महाराष्ट्र और मध्य भारत में राजा थे, मध्य भारत के राजवंश थे। और किस राजवंश से संबंधित है? इनका राजवंश याद रखें, वाकाटक राजवंश से ये संबंधित है, तो ये पॉइंट्स आपको कंफर्म होगा। वाकाटक राजवंश के पराक्रमी प्रवेशयन प्रथम ने 4 बार अश्वमेध यज्ञ का समापन किया। ऑप्शन क्या रहा? सेकंड का ऑप्शन नंबर बी रहा, तो ये तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करिए। स्विच करने से पहले फिर आपको 10 दोस्तों के साथ शेयर करना है। शाहजहां ने बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या रखा? अरे बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में देखो बेटा, बल्ख अभियान को ध्यान से समझिएगा। इसका केवल उद्देश्य ये था कि जो मुगल शासक है, मुगल प्रशासन है, इसके क्षेत्र को विस्तार करना और जो सीमांकित क्षेत्र हैं वहाँ पे होने वाले युद्धों को कम करना। अब युद्ध को कम करने का तरीका क्या है? पहला, जो लोग युद्ध कर रहे हैं उनसे आप संबंध बना लें, उनसे मित्रवत शासक बन लें, या उनको समाप्त करके अपने किसी मित्र को वहाँ का शासन दे दें। इस तरह से तो आप अपने दुश्मनों को समाप्त कर पाएंगे। तो इसी क्रम में शाहजहां ने सन 1646 से लेकर 47 की बात है, बुखारा के उज्बेक के विरुद्ध ये युद्ध लड़ा है। क्या? बल्कि के सटे और बादशाह में एक मित्र शासक को लाना उनका ये उद्देश्य था। इस उद्देश्य से किया, अर्थात तीसरे का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए रहा। बाकी पॉइंट्स पढ़े नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। मुगलों की मातृभूमि समरकंद और फरगना को जीतना ये बल्ख अभियान का हिस्सा नहीं था। समरकंद को जीता, फरगना को जीता, परंतु ये बल्ख अभियान का हिस्सा नहीं है। दोनों को अलग दृष्टि से देखेंगे। मुगल सीमा की वैज्ञानिक पद्धति अनुदारियों का निर्धारित करना नहीं, ये भी नहीं था। मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक ले जाना। देखो, मुगल साम्राज्य का विस्तार करना ये शाहजहां का उद्देश्य था, परंतु ये बल्ख अभियान के दौरान ऐसा उद्देश्य नहीं था कि वो उपमहाद्वीप से भी आगे ले जाए। बल्ख अभियान का केवल ये था मित्र शासक को लाना, अर्थात तीसरे का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब दिया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट आपसे कह रहा है सुमेलित करने हैं लाला हरदयाल गदर पार्टी सुरेंद्र। चलो बेटा इसको जल्दी जल्दी सुमेलित करो। अब बेटा देखो एक चीज बताते हैं, बड़े ध्यान से समझना और समझना। श्याम कृष्ण वर्मा जी से संबंधित तो इंडियन सोशलॉजिस्ट है। ये एक समाचार पत्र है जिसकी स्थापना 1905 में लंदन में की गई श्याम कृष्ण वर्मा द्वारा। अर्थात डी का ऑप्शन नंबर 4 किसी ऑप्शन में दिया गया, केवल 2 में दिया गया। अब हमारे पास केवल 2 सही बचते हैं, ये 2 तो खत्म हो गए ना। अब बेटा एक और मैच कर लो तो आंसर निकल आएगा। ये तो वो तरीका है जिससे आप एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे, परंतु हमें एग्जाम में क्वालिफाई, हमें पूरे को डिटेल से पढ़ना है। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की, बात बिल्कुल सही है, पर सन के बारे में याद रखिएगा। सन था 1914-17 में स्थापना हुई थी। और गदर पार्टी का उद्देश्य क्या था वो भी तो याद रखो यार, पूछा जाएगा। विदेश में रहने वाले भारतीयों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लाना। अब भारतीय कही थे जो विदेश में रहते थे, विदेश में रहने वाले भारतीयों को ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध में लाना, ये कार्य था गदर पार्टी का। स्थापना लाला हरदयाल द्वारा 1914 से 1917 के दौरान की गई। सुरेंद्र बनर्जी बंगाली, कोई ठीक है। विपिन चंद्र पाल की चर्चा करें तो विपिन चंद्र पाल जी ने वंदे मातरम की रचना की। वंदे मातरम गीत की रचना सन 1905 में की। ये तीनों पॉइंट्स आपके कंफर्म हो गए, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शंस क्या रहा? पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, डी। ऑप्शंस नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए और फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। है घर पे? अच्छा ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है
भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? अच्छा, समितियों का निर्माण क्यों किया गया? समितियों का निर्माण किया गया ताकि भारतीय संसद की क्रियान्वयन या कार्यक्रम पद्धति को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। अब इसमें कुछ पद्धतियों का, कुछ समितियों का कार्य किसी डेडिकेटेड काम के लिए था, कुछ समितियों का कार्य उन सभी पर निगरानी रखने के लिए था। इसी तरह से एक समिति का निर्माण हुआ जिसका कार्य था संसद के अंदर होने वाले जो सरकारी खर्च हैं उस पर नियंत्रण रखना एवं खर्च की पर दृष्टि रखना, ताकि हर इंसान सही खर्च कर रहा, कोई फिजूल का खर्चा तो नहीं कर रहा। ये कार्य जिस समिति को दिया गया उसका नाम था प्रकलन समिति। और प्रकलन समिति के बारे में 2 पॉइंट्स और याद रखिएगा। इसमें कुल 30 सदस्य थे और 30 के 30 सदस्य लोकसभा या निचली सभा से थे। ये पॉइंट्स याद रखना, यहाँ राज्यसभा का कोई भी मेंबर्स नहीं शामिल था। अब यही जो प्रकलन समिति ये सबसे बड़ी समिति भी बन गई। ऑप्शंस नंबर तो 20 सही हो गया, लेकिन बाकी समितियों को हम भूल तो सकते नहीं हैं, तो ना भूलने के लिए याद रखिएगा। लोक लेखा समिति को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे 22 सदस्य होंगे। 22 सदस्य में 15 होंगे लोकसभा से और 7 होंगे राज्यसभा से। प्रकलन समिति 30 सदस्य, 30 के 30 किससे आएंगे? 30 के 30 सदस्य आपके लोकसभा से होंगे। सार्वजनिक उपक्रम समिति की चर्चा करें तो इसमें भी 22 सदस्यों की समिति है। 22 सदस्य में 15 रहेंगे लोकसभा से, 7 रहेंगे राज्यसभा से। झंडा समिति में कुल कितने सदस्य थे? ये तो आपको कंफर्म होगा, 7 सदस्य। ठीक है, पॉइंट्स कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से किसे लघु संविधान के रूप में दर्जा दिया गया? फिर से 4 सेकंड का टाइम है, आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। लघु संविधान के रूप में किसे दर्जा दिया गया, इसका जल्दी से जवाब दीजिए। तो बेटा लघु संविधान में क्या क्या चर्चा की गई थी? तो पहले ऑप्शंस पढ़ लें क्या? ये आपको पता ही है कि 7वां संविधान संशोधन 1956 को लघु संविधान का दर्जा नहीं दिया गया। 24वां संविधान संशोधन 1971 को भी लघु संविधान का दर्जा नहीं दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 को भी नहीं, परंतु 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान का दर्जा दिया गया। तो 1976 की चर्चा करेंगे तो भारत में आपातकाल के आसपास का टाइम पीरियड चल रहा है। इसमें मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया, न्यायपालिका की शक्तियों को कम किया गया, आपातकाल के कुछ प्रावधान लगाए गए, साथ ही साथ प्रस्तावना में चेंजमेंट्स किया गया। मतलब एक इतना बड़ा चेंजेस हो गया कि लगभग एक छोटा संविधान बन सकता था, इसलिए इसे लघु संविधान का दर्जा कहते हैं। छठे का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी सही रहा। 42वां संविधान संशोधन लिख लो बेटा, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 इज कॉल्ड एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं और पढ़ते हैं क्या अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, विश्वव्यापी तापमान का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? बहुत कठिन सा शब्द है, एक बड़ा छोटा सा वक्त ले लो, ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग तो कंफर्म हो गया। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग के रीजंस क्या आ रहे? देखो, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? संपूर्ण पृथ्वी का टोटल टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री वृद्धि हो जाना। आपको लग रहा होगा 102 डिग्री कुछ नहीं होता, होता क्या है? बर्फ का पिघलना आसान हो गया। ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो बादल उतनी जल्दी बनेंगे, बादल बनेंगे तो ऐसा होगा कुछ क्षेत्रों में बहुत तेज बारिश होगी, कुछ क्षेत्रों में नहीं होगी, मतलब सूखा भी पड़ेगा और वर्षा भी बहुत आएगी। मौसम जैसा चल रहा था वैसा नहीं रहेगा, मौसम सेम नहीं रहेगा तो कुछ वर्षों में जलवायु में भी परिवर्तन हो जाएगा। समुद्र स्तर बढ़ता जा रहा है, जितने तटीय क्षेत्र हैं वो सभी प्रभावित होंगे। कहीं धूप होगी, कहीं छाए होगी, धूप ज़्यादा होगी, बरसात ज़्यादा होगी, छाए कम होगी, कभी कभी सब कुछ ज़्यादा हो जाएगा। कुल मिला के धरती का तहस नहस करना है तो ग्लोबल वार्मिंग के संभावित कारणों में से हो सकता है। यहाँ क्या है? समुद्र तट का बढ़ना है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन है, तट रेखा में परिवर्तन है। उपयुक्त सभी मोस्ट सुटेबल ऑप्शन 7 का ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने लगाया बिल्कुल सही जवाब। नए क्वेश्चन को स्विच करिए और जल्दी से बताइए क्या है। पूर्वी भारत में सुंदरवन एक उदाहरण है। अच्छा, सुंदरवन क्या है? सुंदरवन एक डेल्टा है जो नदियों के मध्य पाया जाता है। अब ये किस तरह की पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? क्या ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है या घास स्थल मैग्रो पारिस्थितिकी तंत्र है या वन पारिस्थितिकी तंत्र है? देखो, इस बारे में ध्यान रखिए, ये कैटेगरी बनाई गई है पारिस्थितिकी तंत्र की, तो इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, रट्टा मानना पड़ेगा। सुंदरवन एक प्रकार की मैग्रो पारिस्थितिकी तंत्र है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कहीं पर भी लिख लीजिए। ऑप्शंस 8वें का बी सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट अगले स्विच करते हैं। जब उद्योग की अवस्था में कार्य करता है तब निर्गत का विस्तार तय करना नीतिगत कार्य होता है।
अब बेटा देखो बड़ा थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा है, आपको प्रतिफल प्रतिफल प्रतिफल, नकारात्मक प्रतिफल, वर्तमान प्रतिफल, स्थायी प्रतिफल, हर्षमान प्रतिफल तथा नकारात्मक प्रतिफल, ये 4 ऑप्शन दिए गए। अब एक बार थोड़ा प्रतिफल पढ़ लें फिर पढ़ते हैं। देखो बेटा अब वर्तमान प्रतिफल, स्थायी प्रतिफल, नकारात्मक प्रतिफल या हर्षमान प्रतिफल का मतलब क्या है। देखो बेटा जस्ट सपोज करते हैं कि कोई इंसान 100 रुपए के पेन बना रहा है, ठीक, 100 रुपए के 100 पेन बना रहा है। अभी जो 100 पेन बनाने के लिए उसने किसी ना किसी इंडस्ट्री या किसी ना किसी लेबर की स्थापना की होगी, एक कंपनी की स्थापना की होगी। इस कंपनी में उसकी जस्ट सपोज लागत आती है 100 रुपए ही, 100 पेनों को बनाने के लिए 100 रुपए लागत आती है। अब होगा क्या, वर्तमान प्रतिफल का मतलब क्या रहता है, वर्तमान प्रतिफल क्या कहना चाहता है, वर्तमान प्रतिफल कहना चाहता है कि अगर इसकी लागत में हम 10% की वृद्धि कर दें, जस्ट सपोज इसका जो रॉ मॉल है उसमें हम 10% बढ़ा दें और पेन 110 की जगह 120 हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, वर्तमान प्रतिफल। मतलब बढ़ाया लेकिन बढ़ाने के बाद रिजल्ट उससे भी ज़्यादा आ गया। पहले 100 रुपये लगा के 100 पेन बना रहे थे, हमने 10 रुपये और डाले लेकिन वृद्धि हमें 120 की मिल गई, इसका मतलब ये वर्तमान रहा। अगर हमने 10 रुपये डाले और 10 की वृद्धि, मतलब 100 रुपये में 10 रुपये डालने के बाद 110 की वृद्धि मिली, 110 ही देखने को मिला, तो ये हो गया स्थायी प्रतिफल। जस्ट सपोज हमने अपने इसी लागत में 10% और लागत बढ़ा दी, 10 रुपये और लगा दिए, 110 लगा दिए। अब पेन की जो बनने थे 110 परंतु 90 ही बने, तो इसे क्या कहेंगे, इसे बोलेंगे नकारात्मक प्रतिफल। वर्तमान प्रतिफल का मतलब क्या है, लागत में थोड़ी वृद्धि करें परंतु उत्पादन ज़्यादा हो जाए। स्थायी जितना लागत बढ़ाएं उतना वृद्धि हो रही। नकारात्मक क्या, लागत में तो वृद्धि की परंतु उत्पादन घट गया हमारा, वो है नकारात्मक। अब हर्षमान प्रतिफल क्या कहलाता है, हर्षमान प्रतिफल कहलाता है एक ऐसा इक्विलिब्रियम, एक ऐसा पॉइंट आता है जिससे ज़्यादा लागत बढ़ाने पे हमारा उत्पादन घटने लगता है, वह पॉइंट हर्षमान प्रतिफल कहलाता है। ऑप्शन यहाँ ये पूछ रहा है 9 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक। हर्षमान प्रतिफल कंफर्म हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ, हाँ देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा संग्रहित या उपयोगित किया जाता है। कौन सा ऐसा टैक्स है जिसका कलेक्शन करना व यूज करना दोनों कार्य स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जो पर्सनल टैक्स है, निगम टैक्स है, भूमि कर है या सीमा शुल्क, इनमें से कौन सा ऐसा शुल्क है जिसका कलेक्शन और उपयोग या यूज दोनों राज्य सरकार करती है। तो ध्यान रखना, जो लैंड टैक्स है जिसको हम लोग भूमि कर के नाम से जानते हैं, भूमि कर का उपयोग व उसका कलेक्शन दोनों कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, अर्थात 10वें का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच। अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक संवर्धन को सही दर्शाता है। बेटा ध्यान रखो, ऊतक संवर्धन, हाँ ऊतक संवर्धन से एक पॉइंट और याद आया, क्या क्लास को 10 लोगों के साथ शेयर किया ऑप्शंस। सेकंड पॉइंट, साइंस के लिए भी एक मॉक टेस्ट सविता मैम लेके आ रही हैं, तो उससे आप जुड़ जाइएगा और इसकी भी प्रैक्टिस और पूरी पूरी टेस्ट सीरीज आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, तो एप्लीकेशन को विजिट कर लीजिएगा। एप्लीकेशन में 1 तारीख से दरोगा बैच स्टार्ट हो रहा है। जो उत्तर प्रदेश में एसआई बनने का सपना संजो रहे हैं उनको सपने को साकार करने के लिए उत्पादित रहेगा। इसके साथ ही साथ अगर आप यूपी SSSC में पेट का फॉर्म भरे हैं तो पेट के लिए आप लोगों के लिए कंप्लीट नोट्स आ चुके हैं। ये नोट्स आप लोग ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इससे आपको काफ़ी भला होगा, ठीक है। इसके अलावा अभी जूनियर असिस्टेंट्स और स्टेनो के लिए प्लान्स चल रहे हैं, जिसको आप लोग जल्दी बताइएगा क्या किया जाए ना किया जाए। ऊतक संवर्धन, देखो बेटा ऊतक से तो आपको कंफर्म याद होगा टिश्यूज इसके बारे में चर्चा कर रहा है, संवर्धन का मतलब वृद्धि हो रही है। अब ऊतक संवर्धन एक साइंटिफिक टर्म लग रहा है तो इसको कृत्रिम रूप से करा दो, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल तौर पे करा दो, कंफर्म हो गया। कृत्रिम माध्यम से जंतु ऊतकों का संश्लेषण करना ऊतक संवर्धन कहलाएगा। चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, ठीक। अगले क्वेश्चन को स्विच करो और ध्यान रखना बेटा ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछी ही जाएंगी। अगला पूछ रहा है पोलियो क्या है। पोलियो एक प्रकार का कृमि है, फीता कृमि है या जीवाणु है, कवक है, विषाणु है, याद रखो पोलियो एक प्रकार का विषाणु है, अर्थात ऑप्शंस क्या रहा 12 का ऑप्शन नंबर हमारा डी सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है
अवयवी श्वसन या एनएरोबिक श्वसन क्या होता है? एनएरोबिक श्वसन का मतलब ध्यान रखना बेटा, ये टर्म आपको याद करना पड़ेगा। जैसे सन को सूरज कहते हैं, उसी तरह से एनएरोबिक श्वसन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सांस लेना। अगर आप किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं है, फिर भी आप सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं, दम घुट जाएगा, मर जाओगे, वो अलग की चीज़ है, परंतु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन लेना। और हाँ, याद रखना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की उस पर उपस्थिति नहीं है। हो सकता है इसमें नाइट्रोजन हो, हीलियम हो, कोई अदर गैस हो, ऑक्सीजन नहीं है, फिर भी आप श्वसन ले रहे हैं, इस प्रक्रिया को एनएरोबिक श्वसन कहा जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी, 13 का ऑप्शन नंबर बी सही रहा। कुछ जीव हैं जो इस प्रक्रिया में भी जीवित रहते हैं, उनके नाम अलग अलग हैं। मोहम्मद गौरी की हत्या किसने की थी? बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से याद रखना है। मोहम्मद गौरी देखो भारत पे आते थे, भारत से लूटते थे, चले जाते थे। अब मोहम्मद गौरी के बारे में एक दिन की बात है, 15 मार्च 1206 ईस्वी में वापस लौट रहे थे। उस दौरान दम्यक नदी के तट पे एक खोंखर विद्रोहियों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। दम्यक नदी कहाँ पे है? पाकिस्तान क्षेत्र में स्थित है, वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र में, तत्कालीन भारत के क्षेत्र में। 15 मार्च 1206 ईस्वी किसके द्वारा? बी नंबर, खोखर द्वारा। 15 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है। जल जीवन शक्ति मिशन योजना 2019 में लॉन्च किया गया था, उसे किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया? बेटा देखो, जल जीवन शक्ति मिशन की चर्चा करेंगे तो इसका एम क्या है? इसका एम है स्वच्छ जल मुहैया कराना, वो भी कितना? प्रति व्यक्ति 55 लीटर प्रतिदिन या मुहैया कराना इसका उद्देश्य है। लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी द्वारा 15 अगस्त सन 2019 को। अब इसका एम या टारगेट पीरियड बढ़ा दिया गया। टारगेट पीरियड क्या कर दिया गया वो याद रखिए, सन 2024 में इसका टारगेट बढ़ाया गया। इस बार टारगेट बढ़ाने के बाद इसका टारगेट कर दिया गया 2028 तक। ठीक, ऑप्शन याद रखो, ऑप्शन 2028। 15 का ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने दिया बिल्कुल सही जवाब दिया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है BOD 5 क्या दिखाता है? तो बेटा 4 ऑप्शन हैं। क्या जैव रसायन ऑक्सीजन मांग 5 दिनों में, 5 घंटों में, 5 मिनट में या 5 महीने? अब ये तो कंफर्म हो गया कि BOD का मतलब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की चर्चा कर रहा है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है? 5 का मतलब है यहाँ पे 5 दिनों में कितनी दिखाएगा, अर्थात 16 का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है आपसे अगला क्वेश्चन, किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने की वाली डाटा की अधिकतम मात्रा क्या है? क्या मैग्नेटिक स्टोर में सबसे ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, ऑप्टिक्स में कर सकते हैं, SSD में कर सकते हैं, या स्टोरेज क्षमता? याद रखो, सबसे ज़्यादा स्टोर करना है तो प्राचीन पद्धति में जाओ, मतलब बहुत ज़्यादा प्राचीन नहीं जाना कि आप फिर फ्लॉपी डिस्क ले आए। आप मैग्नेटिक टेप में स्टोर करें। मैग्नेटिक टेप में सबसे ज़्यादा और सबसे लॉन्ग पीरियड तक रहता है। अगर इसमें कोई एरर आती है तो छोटी छोटी मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, उसको रिपेयर कर दिया जाता है। अर्थात 17 का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट अगला पूछ रहा है, SQL में ग्रांट कमांड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अब देखो, ग्रांट का मतलब क्या है? आपको परमिशन दे रहा है। किस चीज़ की परमिशन दे रहे हैं? सेलेक्ट करने के लिए, किसी विशेष क्षमता के लिए या विशेष टास्क के लिए परमिशन देना ग्रांट कमांड का प्रयोग कहलाएगा। उपयोगकर्ता को डेटाबेस तक पहुंचने की अनुमति देना, डेटाबेस बनाने की अनुमति देना, उपयोग प्रणाली और प्रणालियों के सिस्टम विशेषाधिकार भूमि को विशेष वस्तु विशेषाधिकार प्रदान करना। अर्थात 18 का ऑप्शन क्या रहा? 18 का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के प्रणेता कौन है? बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किसने की? याद रखो, रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे। अब तो आपको कंफर्म हुई होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे अविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की। अर्थात ऑप्शंस क्या रहा यहाँ का? 19 का ऑप्शन नंबर डी सही रहा। रविन्द्रनाथ टैगोर से किस तरह से याद होगा? ये भी याद हो, रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और वर्तमान समय में इसको कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में इसको हम लोग कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ पे हुआ? देखो बेटा, चैतन्य महाप्रभु के बारे में जब पढ़ें तो 1486 ईस्वी में आंख बंद कर लें। जहां आपको आंख बंद करेंगे 1486 ईस्वी दिखाई देगा, और वहीं आपको ध्यान देगा कि पश्चिम बंगाल का गांव है जिसको नवद्वीप नाम से जाना जाता है। नवद्वीप के नदिया जगह है, कहीं कहीं इसको नदिया लिखा जाता है, कहीं कहीं इसे नडिया लिखा गया। मैंने अलग अलग बुक्स में अलग अलग पढ़ा है। अगर इसका वर्तमान नाम पूछ ले तो वर्तमान नाम है इसका श्रीधाम मायापुरी। अगर आप अभी जाएंगे तो आपको मिलेगा श्रीधाम मायापुरी।
तत्कालीन नाम नवाधाम नडिया, पश्चिम बंगाल का, 1486 ईस्वी की बात। ऑप्शन कहीं मिल जाए तो 20 का ऑप्शन नंबर डी में डी पर टिक लगाया। अगले क्वेश्चन को अब बेटा यहाँ से थोड़े से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। लाई हलोबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? अच्छा, लाई हरोबा के बारे में एक बात याद रखिए, लाई हरोबा को हम लोग देवताओं का उत्सव भी कहा जाता है। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ रहा होगा, पूछ लेगा दो देवताओं का उत्सव यह कहाँ पे मनाया जाता है? यह उत्सव जहाँ पे मनाया जाता है उसको याद रखो, वह क्षेत्र है मणिपुर में। मणिपुर। ऑप्शन क्या रहा? 21 का ऑप्शन नंबर डी मणिपुर बिल्कुल सही। जब अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हाल ही में खबरों में रहा टैटू 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्मित किया जाएगा? अब बेटा देखो 2-3 पॉइंट्स और याद रखो, इस पॉइंट के साथ 4 ऑप्शन दिए गए, इसको तो जवाब आपको सही देने ही देने हैं। परंतु हाइड्रो 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मतलब क्या हुआ? जल विद्युत परियोजना है, जल को स्टोर करेंगे, वहां से कुछ ना कुछ निर्माण करेंगे। निर्माण कितने कर रहे हैं याद रखो, 700 मेगावाट बिजली की परियोजना है। लगाई कहाँ जा रही है? ये सियोम जिले में लगाई जा रही है। अब ये सियोमी जिला कहाँ पे है? ये सौमी मत पढ़ लेना यार, ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर 22 का ए सही हो गया। अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में लगाई जा रही है। 700 मेगावाट बिजली परियोजना है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में लगाई जा रही है। गंगा नदी का नाम मत लेना, यहाँ पे गंगा नदी नहीं बहती, यहाँ बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ऑप्शन यहाँ से भी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत कब तक अपना खुद का वायु सुरक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र किस वर्ष तक बना लेने का लक्ष्य है? अच्छा, सुदर्शन चक्र का उद्देश्य क्या है? देखो बेटा, आपने श्री कृष्ण की उंगली पे चक्र की स्थापना देखी होगी। वह जब एक बार स्थापित हो जाता है, कहीं के लिए प्रक्षेपित होता है, वो अपना भेद के आता है, साथ ही साथ अपनी भी सेफ्टी करता है। तो इसी तरह से सुरक्षा वायु सुरक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र की स्थापना की जा रही भारत सरकार द्वारा। ये भारत के महत्वपूर्ण संस्थानों की रक्षा भी करेगा, साथ अगर एक बार फायर हुआ तो दुश्मन को खत्म करके ही आएगा। ये जो नल्ला क्षेत्र है, इस नल्ले क्षेत्र की तो खत्म ही हो जाएगी। इसका एक साथी भी है, अभी आजकल हमारी ज़्यादा बन रही है। क्यों बन रही है उसके बारे में इंटरनेशनल रिलेशनशिप में देख लेंगे, परंतु यहाँ पे याद रखो इसको निर्माण वर्ष क्या रखा गया। तो ध्यान रखो, सुदर्शन चक्र सन 2030 तक का टारगेट दिया गया। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, मलयालम नववर्ष चिंगम कब से शुरू हुआ? चिंगम के बारे में ध्यान रखा, चिंगम 26 अगस्त को होता है। 26 अगस्त से मलयालम का नया वर्ष प्रारंभ होता है, जिसको चिंगम नाम से जाना जाता है, अर्थात 26 अगस्त। ऑप्शन नंबर क्या रहा? 24 का ऑप्शन नंबर डी सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पूछ रहा आपसे, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए उद्यमिता सहायता योजना शुरू की गई? अच्छा, उद्यमिता सहायता योजना जो है वो असम में शुरू की गई ताकि महिलाओं की एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाए। इसका उद्देश्य है हर घर से एक फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, वो उनकी स्थापना करना। ठीक, ऑप्शन सही हो गया। 25 का ऑप्शन क्या रहा? 25 का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। अब बेटा देखो, आज आपके कितने नंबर आए? आप सभी लोग आंख बंद करके सही जवाब देंगे, आंख नहीं खोल के चलो जवाब दो और सही जवाब देना। जिसके जिसके 22+ मार्क्स आए हैं, तो बेटा देखो, अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, या तो आप मुझे इस नंबर पे 9889057003 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, या आप हमारा एप्लीकेशन है द एग्ज़ाम बडी, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। वहाँ पे आपको ये पेपर देने को मिल जाएगा। इस पेपर को आप एक दिन पहले दे सकते हैं। जैसे आज मंडे का जो टेस्ट सीरीज़ है, ये टेस्ट सीरीज़ आपको संडे को दिखी होगी, ट्यूसडे वाली मंडे को दिखेगी। तो इस तरह से आप वहाँ पे टेस्ट सीरीज पहले से ही दे सकते हैं, ताकि आप अपनी तैयारी परख सके और यहाँ पे अपना डिटेलिंग देख सके। तो इस तरह का पूरा सेशन आज का रहा। सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो दोस्तों शेयर करिएगा, नहीं अच्छा लगा तो आप सजेशन दीजिएगा, उन चीज़ों को इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी। और हाँ, अगर आप दरोगा बैच से जुड़े हैं तो बेहद अच्छा है। UPSSC का कोई बैच अगर आप चाहते हैं तो आप #UPSSC करके टाइप करिएगा, मैं आपके लिए उन बैच की व्यवस्था कराता हूँ। तब तक ले कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। और हाँ, मन में कोई सजेशंस कोई उपाय हो तो उसको बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।